गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास फिजिक्स के अंदर जो 4th चैप्टर चल रहा था, अगर हम कल की बात करें तो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट रूल थे उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या फिर सर्कुलर लूप हो, उन दोनों के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया था। अब देखिएगा, आज हम नेक्स्ट टॉपिक है बायो सावर्ट लॉ के जो एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस है? एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है, अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, यानी किसी भी सर्कुलर लूप, जैसे ये कोई एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि करंट है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे किसकी सहायता से? बायो सावर्ट लॉ से। अब देखिएगा बच्चों, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आप दो पॉइंट पे कर सकते हैं, या तो सेंटर पे पूछ सकते हैं आपसे, या फिर यहां पर कोई पॉइंट है एक्सिस पर, दोनों ही हम कैलकुलेट करेंगे। यानी किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो पहला है वो क्या है? एट द सेंटर। फर्स्ट जो पार्ट है एट द सेंटर ऑफ ए लूप, यानी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक सर्कुलर लूप मान लेते हैं, कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है O, इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने माना कि इस सर्कुलर लूप के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है I, जिसकी डायरेक्शन हम कैसे ले लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं I, और इस सेंटर की जो इस सर्किल की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं R। स्मॉल r हमने क्या मानी है? इस सर्कुलर लूप की रेडियस। मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r in which current I is flowing clockwise। हमने मान लिया कि ये सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस I है, उसके अंदर I करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो आपको इसके अंदर बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करना है, ठीक है ना? जब हम बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि बायो सावर्ट लॉ केवल स्मॉल करंट एलिमेंट dl के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं Vb = μ0/4 पाई I dl sin θ/r², ये केवल एक स्मॉल dl एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर एक हमने मान लेते कि स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, दैट इज डीएल, जिसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते ये डीएल एलिमेंट है जिसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों सब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, इस डीएल की डायरेक्शन, क्योंकि डीएल कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस वाले डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे टेंजेंट की फॉर्म में होगी, क्योंकि डीएल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, तो किसी भी सर्कमफेरेंस पर, सर्कुलर लूप के सर्कमफेरेंस पर डीएल की डायरेक्शन कैसे होगी, एज ए टेंजेंट ऑफ दैट सर्कुलर लूप। तो अब देखिएगा, हमें साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर लूप की या किसी भी सर्किल की जो टेंजेंट है और रेडियस, यहाँ पर जो आर है वो क्या है, रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, यानी आपके पास जो थीटा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड radius R will be 90 डिग्री, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL at थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल कितना हो जाएगा बच्चों, 1260 से dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस डीएल की वजह से, इस अकेले डीएल की वजह से इस सेंटर ओपर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, ये जो डीएल पूरी सर्कमफेरेंस है, ये स्मॉल स्मॉल डीएल पार्ट से मिलके बनी है। और आपसे बोला जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटर ओपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी प्लेन के या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां से देखिएगा, हमने जो हमारे फिंगर्स की कर्ल्स है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में सेट की, जो थंब है वो किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इस तरह से होगा। इनवर्ड के लिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, ये डीएल है, उसकी वजह से भी इनवर्ड होगा। अगर यहाँ पर हम कोई डीएल कंसीडर करेंगे उसकी वजह से भी इनवर्ड होगा। यहाँ पर जो डीएल है उसकी वजह से, जितने भी डीएल छोटे छोटे मिलके ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस बना रहे हैं, उन सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड V कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो हम इसको क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 कितना हो गया, 1, या फिर B इक्वल टू, देखो म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट हो गया, करंट की लूप के अंदर कांस्टेंट है, और आपको पता है रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। प्रत्येक डीएल के लिए रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ
आपको dl करना है। क्लियर है? तो या फिर b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर। देखो dl का इंटीग्रेशन कहां तक करना है आपको? कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए। तो स्मॉल dl मिला के टोटल कितना हो जाएगा? इस सर्कुलर लूप की सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? कंप्लीट dl कितना हो जाएगा? 2 पाई r के बराबर। क्लियर? या फिर यहां से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B की बात करें वो कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन 2 I अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पर, r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिएगा ये आपके पास क्या आ गया? किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है कि किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? μ0 अपॉन 2 r स्क्वायर I अपॉन r। क्लियर? यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये किसके लिए है? एट ए सेंटर। ठीक है ना? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अब देखिएगा इससे हम न्यूमेरिकल की बात करें कि न्यूमेरिकल कैसे पूछ जाते हैं। एक तो कंप्लीट लूप के लिए दे दिया गया आपको, दूसरा कई बार क्या होता है इस तरह की डायग्राम दे दी जाती है आपसे, इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। देखिएगा अगर आपके पास सर्कुलर लूप कंप्लीट है, अगर पहला केस क्या है कि अगर लूप आपके पास कैसा है? कंप्लीट है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा? B इक्वल टू μ0 अपॉन 2 I अपॉन r, ये होता है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास इस तरह से लूप दे दिया गया, सेमी सर्किल दे दिया, यानी इस सर्किल का पार्ट है, इसका सेंटर O हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि इसके सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब देखिएगा ये कंप्लीट सर्किल का कितना होता है? μ0 अपॉन 2 I अपॉन r। तो ये हाफ सर्किल के लिए कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, यानी b/2, यानी 1 अपॉन 2 ऑफ μ0 अपॉन 2 I/r, यानी जो नेट b होगा वो कितना होगा? 1 अपॉन 4 μ0 I/r। क्लियर बच्चों? अगर आपसे दे दिया गया था केस इस तरह से कि ये कोई पार्ट दे दिया आपसे, 1/4 पार्ट, सर्किल का 1/4 पार्ट दे दिया, इसकी रेडियस कितनी होगी? r है, तो इसके लिए देखो ये हो गया, यानी इसका 1/4 पार्ट है, इसके लिए हमें पता है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? यानी 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्किल कितना होता है? μ0 I अपॉन 2r होता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/8 μ0 I अपॉन r। ये किसके लिए हो गया? इस वाले सेट के लिए। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां तक तो इजी है। अब आपको इस तरह से दे दिया कि एक लूप है इस तरह का, और ये एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, और ये रेडियस है r। तो इस वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आप कैसे करेंगे इसको? देखिएगा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि ये जब कंप्लीट सर्किल होता है तो सेंटर पर जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360। इसके लिए जो सेंटर पर एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। इसके लिए कितना होगा? 90। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक कंप्लीट के लिए कितना होता है? μ0 I अपॉन 2r। ये कंप्लीट सर्किल के लिए होता है। क्लियर? अगर आपसे थीटा दे दिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 अपॉन 360। इस तरह से आप इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सीधा याद रखिएगा अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो आप क्या रखेंगे थीटा अपॉन 360। क्लियर बच्चों? फिर आप चाहे किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर 360 भी बोल सकते हैं या फिर आपको म्यू 0 आई अपॉन 2r, अगर रेडियन में दे रखा है तो थीटा अपॉन 2 पाई। ये तो आपको पता ही होगा कि 360 है वो 2 पाई के बराबर होता है, 180 है वो कितना होता है पाई कहलाता है, 90 डिग्री है वो क्या कहलाता है पाई बाई 2 कहलाता है, 45 डिग्री है वो क्या कहलाता है पाई बाई 4 कहलाता है, और 30 डिग्री है वो क्या कहलाता है पाई बाई 6 कहलाता है। क्लियर? तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो पूरे ही कंक्लूजन हो जाएगा आपके इस पूरे टॉपिक का। ये कोई एक सर्कुलर रूप दे दिया मैंने, तो देखिएगा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको इस तरह से। मान लेते जो छोटा वाला है उसकी रेडियस a है और जो बड़ा वाला पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है b है, ठीक है ना, और इसकी रेडियस और यहां पर जो एंगल है वो मान लेते हैं कितना है अल्फा है। क्लियर बच्चों? जो करंट है I यहां से फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट I फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि इस सेंटर O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगर सिंगल के लिए होता, अगर इस वाले पार्ट के लिए होता तो हम कैलकुलेट कर लेते, इस वाले पार्ट के लिए ऊपर होते तो कैलकुलेट कर लेते। तो देखिए कैसे करना है आपको, पहले इस वाले पार्ट का निकाल लेते हैं और अपर वाले पार्ट का निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि B1 म्यू 0 अपॉन 2 I अपॉन इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी a है थीटा अल्फा अपॉन 2 पाई। क्लियर? हमने क्या किया है, सिर्फ जो थीटा होता है उसके साथ रखा है। मैंने अभी इससे पहले बताया था ना थीटा अपॉन 360 रखते हैं या आप थीटा अपॉन 2 पाई रख सकते हैं। तो यहां पर जो एंगल है वो कितना है अल्फा अपॉन 2 पाई। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए, नीचे वाला जो हिस्सा है। अगर हम ऊपर वाले पार्ट के लिए बात करें B2 तो वो कितना हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 I अपॉन B अल्फा अपॉन 2 पाई, क्योंकि एंगल तो दोनों के लिए सेम है, बस क्या डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस है। अब देखिए बच्चों ये हो गया क्वेश्चन 2। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा इसके अंदर कि क्या डिफरेंस है। देखो बाहर वाले सर्किल के लिए जो कोई आर्क है, ये जो अगर हम इस आर्क PQ नाम देते हैं इसको, और इसको हम RS नाम देते हैं, तो जो PQ आर्क है उसमें करंट कैसे है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो RS है उसमें करंट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो देखिएगा अगर हम इस वाले लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे वो कैसे होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। ऊपर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ट,
क्योंकि थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम फिंगर को करंट की डायरेक्शन में सेट करते हैं तो थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पर जो फिंगर है अगर उसको हम करंट की डायरेक्शन में करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, हम इनको माइनस कर देंगे, यानी जो बी नेट है वो कितना हो जाएगा, b1 माइनस b2। तो क्लियर हो, जो ये क्यों किया हमने, माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि दोनों लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आपको बताया कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो जिसके लिए डिस्टेंस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जिसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा μ0 अपॉन 2 I बाई a अल्फा अपॉन 2 पाई माइनस μ0 अपॉन 2 I बाई b अल्फा अपॉन 2 पाई। क्लियर, तो यहां से जो कॉमन है उसके बारे में अगर हम बात करें वो कितना हो गया, μ0 अपॉन 4 पाई I अल्फा, कितना बचा, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। हमने जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिया, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, b नेट μ0 अपॉन 4 पाई I अल्फा, एलसीएम ले लीजिए यहां से b माइनस a अपॉन a। ये क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह के देखो एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे कि सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। थैंक यू।